Hello everyone, here is ML Goyal. वेलकम टू ML गोयल अकाउंटेंसी क्लासेस। यूट्यूब के इस महत्वपूर्ण वीडियो चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आपकी तैयारी कैसे चल रही है? अकाउंटेंसी को आप भली प्रकार से समझ रहे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे फाइनल अकाउंट, और फाइनल अकाउंट में 1 से लेकर के पार्ट 5 तक आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आपने वो समझे तभी आपको पार्ट 6 समझ में आएगा और आगे वाले पार्ट भी समझ में आएंगे। मेरा विश्वास कीजिए, अगर आपने मेरी सीरीज़ फाइनल अकाउंट देखी है तो निश्चित रूप से आपको फाइनल अकाउंट अच्छी तरह से समझ में आएंगे। किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं रहेगी। चलिए प्रारंभ करते हैं फाइनल अकाउंट पार्ट 6। देखिए, सबसे पहली बात, ट्रेडिंग अकाउंट की कुछ मदें हैं, उनको हम समझते हैं। फिर से एक बार, सबसे पहला है प्रारंभिक स्टॉक। देखिए, ओपनिंग स्टॉक क्या होता है इसको समझिए। पहली बात, हम लोग बात कर रहे हैं केवल गुड्स की। गुड्स क्या होता है? वह वस्तु जिसका क्रय विक्रय कर रहे हैं, जिसका मूल व्यापार है। बात आपको समझ में आ गई? तो जो गुड्स है, उस गुड्स की बात हो रही है। तो वर्ष के प्रारंभ में जो स्टॉक है उसके बारे में बात है, समझिए। पिछले वर्ष भी कौन सा? वित्तीय वर्ष के अंत में, पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में बिना बिका हुआ माल, अनसोल्ड गुड्स, ध्यान रखें, अन्य संपत्ति की बात नहीं हो रही है। नए वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में प्रारंभिक स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। आपको ध्यान है, वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है 1 अप्रैल से और समाप्त होता है 31 मार्च को। तो हम उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं कि 1 अप्रैल 2022 को वर्ष प्रारंभ हुआ, 31 मार्च 2023 को वर्ष समाप्त हो गया। तो 31 मार्च 2023 को जो बिना बिका हुआ माल है, अनसोल्ड गुड्स, वह 1 अप्रैल 23 को बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक। और इसको हम दिखाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। सबसे पहली मद यही है। दूसरी मद है क्रय या परचेज। तो इसमें भी गुड्स की ही बात हो रही है। आपको करना यह है कि जितना भी कैश परचेज है और जितना उधार क्रय या क्रेडिट परचेज है, दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों का योग कहलाता है परचेज। नेट परचेज निकालने के लिए परचेज रिटर्न को लेस कर दीजिए। आपने दान किया है, माल चोरी हो गया है, लॉस बाय फायर है, या और भी कोई बातें, निजी उपयोग के लिए माल निकाला है, वह सारा माल इसमें से लेस कर दीजिए। नेट परचेज की राशि ट्रेडिंग में अमाउंट कॉलम में आ जाएगी। नेक्स्ट है विक्रय या सेल्स। सेल्स में भी वही बात, कैश सेल्स और उधार क्रेडिट सेल्स, दोनों को जोड़ दीजिए। और जोड़ने के बाद में सेल्स में से सेल्स रिटर्न को लेस कर दीजिए। नेट सेल्स निकल जाएगी और नेट सेल्स को क्रेडिट साइड में लिखना है आपको, राशि अमाउंट कॉलम में लिखनी है। तो यह है आपकी परचेज और यह है सेल्स। बात गुड्स की ही हो रही है। अंतिम स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम रहतिया भी कह सकते हैं इसको, अंतिम स्कंद भी कहते हैं। तो यह वित्तीय वर्ष के अंत में बिना बिका हुआ माल अंतिम स्टॉक कहलाता है। यह बात भी क्लियर है। अब इसकी जो प्रविष्टि है, एंट्री है, 2 तरह से होती है, और इस एंट्री को हम कहते हैं समायोजन प्रविष्टि। तो सबसे पहले एंट्री देखिए, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, यह एंट्री है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में लिख देते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर? क्यों लिखते हैं हम? क्योंकि हमको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और सेल्स का कंपैरिजन करके निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। तो यह एंट्री है, समझ गया आप? अगर मान लीजिए आपने समायोजन परचेज से किया है, कुछ व्यापार में कुछ लेखापाल ऐसा करते हैं कि भाई जो माल परचेज किया है उसमें से अंतिम स्टॉक को लेस कर दो। तो लेस करने के लिए वही तरीका, परचेज को क्रेडिट कर दिया। तो ये एंट्री देख लीजिए, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज। अगर ये प्रविष्टि की है तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ट्रायल बैलेंस में परचेज में से ये राशि लेस हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में क्लोजिंग स्टॉक
ट्रायल बैलेंस के बाहर ना आकर के ट्रायल बैलेंस के अंदर आएगा। जब हम एडजस्टमेंट एंट्रीज पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी इसी क्लोजिंग स्टॉक को डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। क्लियर? अब हम समझते हैं कौन सा पॉइंट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसे कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, चलिए समझते हैं। प्रत्यक्ष व्यय या डायरेक्ट एक्सपेंसेस, देखिए समझिए इसको। माल के क्रय पर उसे गोदाम तक पहुंचाने के समस्त व्यय। पहली बात तो ये है, यदि व्यापार हमारा ऐसा है कि हम बनी बनाई वस्तु खरीदते हैं और बेचते हैं, तो जो गुड्स है उसको गोदाम तक पहुंचाने के जो भी खर्चे होते हैं वह कहलाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन अगर मान लीजिए आप कच्चा माल खरीदते हैं और माल बना करके फिर मार्केट में बेचते हैं तो किसे कहते हैं, देखिए क्रय किए गए माल को बिक्री योग्य बनाने पर किए गए समस्त व्यय प्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं। तो दो बातें हो गई। तो कच्चा माल आपने खरीदा, उसे फिनिश्ड गुड्स बिक्री योग्य बनाया, उसके अंदर जो खर्चा लगा वो कहलाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस की उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो दोनों प्रकार की बातें हैं। तो समस्त डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके सामने है। देखिए सबसे पहला है वेजेस, मजदूरी या वेज ऑन परचेज। माल आपने क्रय किया और किसी प्रकार की उसको माल को उठाने में रखने में मजदूरी दी, तो ये हो गया वेज ऑन परचेज। और वेजेस कौन सा हो गया, माल को बनाने में मजदूरों को दी गई मजदूरी। एक शब्द है वेज एंड सैलरी। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, कभी कभी हम अंतर नहीं कर पाते कि मजदूरी क्या है और वेतन क्या है। तो ऐसी स्थिति में जिसकी अधिक मात्रा होती है उसे हम आगे लिख देते हैं और वहीं पर उसको शामिल कर लेते हैं। तो अगर वेजेस की मात्रा अधिक है तो हम वेजेस एंड सैलरी लिखेंगे और इसको ट्रेडिंग में शामिल करेंगे। अगर सैलरी एंड वेजेस है तो फिर इसको प्रॉफिट एंड लॉस में शामिल करेंगे। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। कैरीज इनवर्ड एक्सपेंसेस, समझिए इनको। कैरीज का मतलब हो गया भाड़ा। माल को जहाँ से परचेज किया है वहाँ से लेके गोदाम तक लाने के लिए आपको गाड़ी भाड़ा देना होगा, तो वह कहलाता है कैरीज। तो कैरीज इनवर्ड कह सकते हो आप, कैरीज कह सकते हो। और इसके अलावा इनवर्ड एक्सपेंसेस का मतलब तो सारे खर्चे हो गए माल को लाने के। एक है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यह वर्ड तो कॉमन है लेकिन अगर प्रश्न में आता है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस शब्द भी आ सकता है। इंपोर्ट ड्यूटी, देखिए माल को जब हम आयात करते हैं तो सरकार द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है उसे कहते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। और अगर माल को हम निर्यात करते हैं उस पर जो सरकार कर लगाती है उसे बोलते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है और वह जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में। फिर आपके सामने कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी जो है इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी दोनों को मिला के बना है। तो माल को आयात करें या निर्यात करें, सरकार द्वारा जो टैक्स लगता है उसे हम कहते हैं कस्टम ड्यूटी। फिर है प्रोडक्टिव वेजेस, कच्चे माल को निर्मित माल में कन्वर्ट करने के लिए जो मजदूरी लगती है कहलाती है प्रोडक्टिव वेजेस। एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी का मतलब है हिंदी में उत्पादन कर। तो माल जब बनता है तो उत्पादन पर ही सरकार द्वारा कुछ टैक्स वसूल किया जाता है जिसे हम कहते हैं एक्साइज ड्यूटी। नेक्स्ट है फ्राइट, हम कह सकते हैं वही भाड़ा। फ्राइट ऑन परचेज समझ गए आप लोग, माल क्रय पर भाड़ा। रेलवे फ्राइट, माल जो है रेलवे से आ रहा है उस पर लगा भाड़ा। डॉक चार्जेस, देखिए आपको ध्यान है बंदरगाह, तो बंदरगाह पर जहाँ पर कि जहाज खड़े रहते हैं उस स्थान को कहते हैं डॉक। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई चार्ज हमसे वसूल किया गया है तो यह कहलाता है डॉक चार्जेस। क्लीनिंग चार्जेस, माल को छुड़वाने का खर्चा है। वही बात है, जहाँ माल आया है वहाँ से आप माल को छुड़वा रहे हैं, जो भी खर्चा आपका लगा उसे कहते हैं क्लीनिंग एक्सपेंसेस। ऑक्ट्राई का मतलब है चुंगी। यह अक्सर नगर पालिका अपने क्षेत्र में जो माल आता है उस पर लगाती है
कई राज्यों में ऑक्ट्राइज समाप्त हो चुकी है, लेकिन अगर ये शब्द परीक्षा में आता है तो समझ लीजिए कि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है और ट्रेडिंग में दिखाना है। कार्टेज का मतलब भी भाड़ा से ही है, गाड़ी भाड़ा से मतलब है। ब्रोकरेज एंड कमीशन ऑन परचेज, समझिए इसको। अगर माल आपने क्रय किया है और क्रय के समय कोई दलाली दी है, कमीशन दिया है, तो यह भी प्रत्यक्ष व्यय है, क्योंकि माल को क्रय पर लग रहा है। नेक्स्ट है वर्क्स रेंट। वर्क्स रेंट का मतलब हो गया आपके जो भी कारखाना है उसका किराया है जहाँ माल बन रहा है। प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, माल को उत्पादन पर जो खर्चा हो रहा है इसकी बात है। वेयर हाउस एक्सपेंसेस, कोई भी माल आपने परचेज किया है और कुछ समय के लिए किसी गोदाम में है, वहाँ से आप लेके आओगे, तो ये कहलाता है वेयर हाउसिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है कार्टेज ऑन परचेज, सेम बात है, कार्टेज वाली ही बात है। अब समझिए एक शब्द है रॉयल्टी। रॉयल्टी दो तरह समझ सकते हैं आप। एक तो रॉयल्टी लगती है नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं उनको निकालने पर हमें चुकाना पड़ता है, उसे कहते हैं रॉयल्टी। जैसे खनिज संपदा, पत्थरी खाने, वहाँ से आप माल निकाल रहे हो और उसके बदले में मालिक को जो पेमेंट कर रहे हो उसे कहते हैं रॉयल्टी। दूसरा होता है कि किसी प्रकार की अदृश्य संपत्ति जैसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इसके उपयोग पर उसके मालिक को जो आपने चुकाया है, भुगतान किया है, वह कहलाता है रॉयल्टी। तो रॉयल्टी भी क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। रॉयल्टी ऑन परचेज, आप समझ ही गए बात को। गैस, फ्यूल एंड पावर, माल के निर्माण में यह किसी प्रकार का खर्चा हुआ है, ईंधन है, गैस है, पावर है, प्रत्यक्ष व्यय है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, कंबाइंड वर्ड हो गया, माल के निर्माण पर होने वाला खर्चा। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये शब्द भी दिया है, ये भी कारखाने का खर्चा है। इसके अलावा लिखा हो फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री रेंट, इस प्रकार कोई वर्ड है तो यह डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। मोटिव पावर, जो भी प्लांट है, मशीन है, उसको चलाने के लिए लगने वाली विद्युत का खर्चा। कोल, वाटर एंड गैस, ये वही चीज़ें हैं जो कि माल को निर्माण में काम आती है। कंज्यूमेबल स्टोर्स, देखिए स्टोर्स का मतलब आप समझे, माल के निर्माण में कुछ ऐसी सामग्री होती है जो उसके निर्माण में सहयोग प्रदान करती है, तो वह जो होती है कंज्यूमेबल स्टोर्स है, वह भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तो सिंपल वर्ड है, अगर ये शब्द भी है तो ये भी ट्रेडिंग के अंदर शामिल होगा। तो ये थी डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ट्रेडिंग अकाउंट की कुछ मदें। अच्छी तरह से एक एक मद को आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि जब वहाँ पर प्रश्न में इस तरह की मद आएगी तो आपको समझना है कौन सी मदें ट्रेडिंग अकाउंट में दिखानी है, कौन सी मदें पेन में दिखानी है। तो ट्रेडिंग अकाउंट की मदों को अच्छे से याद कर लीजिए। मेरे साथ में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका प्रोत्साहन मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। लौटता हूँ और शीघ्र मिलता हूँ आपसे फाइनल अकाउंट पार्ट 7 के साथ।